प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, संगम टीवी ज्ञान का एक दरिया है जो आपके लिए हर रोज हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण लेकर आता है। संगम टीवी पर प्रेरणादायक और देशभक्तिपूर्ण कविताएं भी आपको सुनाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, समय समय पर धर्म और अध्यात्म से जुड़े प्रसंग भी आपको बताए जाते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि संगम टीवी के कार्यक्रम आपको अवश्य ही पसंद आ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने स्वर संधि का तीसरा भेद पढ़ा था, वृद्धि संधि। आशा है समझ में आया होगा। यण संधि प्रारंभ करने से पहले एक बार मैं स्वर संधि की परिभाषा आपको ध्यान दिला देता हूं, बता देता हूं। सुनिए। स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, जैसे विद्या जमा आल्य विद्यालय, जैसे गण जमा इस गणेश, महा जमा ऋषि महर्षि आदि। प्यारे बच्चों, आज की हमारी संधि है यण संधि। जैसा कि आपको बताया गया है पहले के पाठों में कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 आयादी संधि। आज की हमारी संधि है यण संधि। यण संधि की परिभाषा देखिए। यदि ई वर्ण अर्थात ई के बाद ई वर्ण को छोड़कर कोई अन्य वर्ण आ जाए देखिए, यदि ई वर्ण अर्थात ई के बाद ई वर्ण को छोड़कर कोई अन्य वर्ण आ जाए तो ई वर्ण अर्थात ई या ई को यह हो जाता है। इसी प्रकार उ वर्ण के बाद उ वर्ण को छोड़कर कोई अन्य वर्ण आ जाए तो उ वर्ण को वह तथा री के बाद भिन्न स्वर होने पर रे हो जाता है। पहले बच्चों, ये है यण संधि की सबसे सरल और सटीक परिभाषा। शायद आपको अन्यत्र देखने को ना मिले।
यदि ई वर्ण अर्थात ई के बाद ई वर्ण को छोड़कर कोई अन्य वर्ण आ जाए तो ई वर्ण अर्थात ई को यह हो जाता है। इसी प्रकार उ वर्ण के बाद उ वर्ण को छोड़कर कोई अन्य वर्ण आ जाए तो उ वर्ण को व तथा री के बाद भिन्न स्वर होने पर री को र हो जाता है। ये थी वृद्धि संधि की परिभाषा। अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम यण संधि के उदाहरण करेंगे। यण संधि के उदाहरणों का अभ्यास विस्तार पूर्वक करेंगे। अब देखिए कैसे ई और ई यह बन जाती हैं, उ और उ वह बन जाता है, और री के बाद भिन्न स्वर होने पर री कैसे र बन जाती है। जैसे यदि जमा अपी। प्यारे बच्चों, मैंने संधि के पिछले पाठों में भी आपको बताया कि यदि आपको शब्दों का वर्ण विन्यास आता है तो संधि बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। यदि शब्द के वर्ण विन्यास की बात करूं, य जमा ए, द जमा ई, यदि, और अपि शब्द की यदि वर्ण विन्यास की बात करूं तो ए जमा पै जमा ई, अपि। अब हमारी संधि होगी यदि जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण और अपि जो वर्ण है उसका पहला वर्ण। यदि में ई और आगे है ए। यदि का अंतिम वर्ण ई और अपि का पहला वर्ण ए, इन दोनों में यण संधि बनती है। वो कैसे बनती है देखिए। आपकी यण संधि की परिभाषा कहती है यदि ई वर्ण के बाद ई वर्ण को छोड़कर, यहां ई या ई नहीं होना चाहिए, कोई अन्य स्वर हो तब ई को यह हो जाता है। अब हम क्या करेंगे देखिए, इसको मैं पूरा खोल के समझाता हूं। यदि शब्द में से ए बाहर निकाल देंगे, यद जमा ए, ये बाहर निकाल दिया। देखिए इसको, यदि शब्द में से ई को बाहर निकाल देंगे और आगे अपि, आपका नियम कहता है ई वर्ण के बाद या ई वर्ण से आगे भिन्न स्वर होने पर ई को यह हो जाता है। यद जमा ई को यह हो गया और आगे था अपि। अब यद जमा पूरा यह है और आगे जो ये ए स्वर है इस यह वर्ण में मिल गया, ये पूरा यह बन जाता है यद जमा यपि। अर्थात हमारे पास द जमा य जमा ए के लिए एक संयुक्त अक्षर होता है द। आप ये भी लिख सकते हैं या आप इसको हलंत के साथ यद्यपि भी लिख सकते हैं और संयुक्त अक्षर के साथ यद्यपि भी लिख सकते हैं। आशा है आपको यदि जमा अपि का जो संधि रूप है वो समझ में आया होगा। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण हम देखते हैं, जैसे अति जमा आचार। देखिए अति जमा आचार। अब अति में ई और आगे आ। आपका नियम कहता है यदि ई के बाद भिन्न स्वर हो तो ई को यह हो गया।
अगर हम अति में से ई निकाल लेंगे, अत जमा ई जमा आ चार, आ आने पर ई को ये, अब हो गया अत जमा ये जमा आ चार। अब अत तय बिना स्वर का वर्ण है यहां, इसलिए इसको हम आधा लिखते हैं इस तरह से स्वर के बिना। और यह जो यह है, इस यह में आ मिल जाता है, ये बन जाता है या, अत्याचार, अत्याचार। और उदाहरण देखिए मेरे बच्चों, जब तक आप संधि की परिभाषा देखने के बाद इनका अच्छी प्रकार से अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपको संधि समझ में नहीं आएगी। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तभी आपको संधि समझ में आएगी। यदि बीच में वीडियो को छोड़ देते हैं या स्पीड से इसको आगे निकाल देते हैं, फिर भी आपको हिंदी व्याकरण समझ में नहीं आएगा। आप पूरी तैयारी के साथ कि मैंने आधा घंटा बैठकर वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है, और जिस तरह से गुरुजी कक्षा में समझाते हैं ठीक उसी प्रकार का मूड बनाकर आप वीडियो ऑन कीजिए। उसके बाद देखिए आपको हिंदी व्याकरण के पाठ किस तरह आसानी से समझ में आएंगे। अन्य उदाहरण देख लीजिए, जैसे इति जमा आदि इत्यादि इत्यादि। और उदाहरण देख लीजिए, सखी जमा आगमन, सख्यागमन। इसका मैं विश्लेषण कर देता हूं थोड़ा, सखी और आगमन का। अब सखी में से ई निकाल दीजिए, सख जमा ई जमा आगमन। अब आपका नियम कहता है, यदि ई वर्ण चाहे वो छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, यदि ई वर्ण के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ई को यह बन जाता है। हमारा यहाँ सख हलंत स्वर ना होने से, जमा ई को यह हलंत वाला, और जमा आगमन। अब हम सख जो ख है, ख को हम यदि स्वर के बिना लिखना हो तो हम उसको लिखते हैं इस तरह से। ये जो पाई है, ख वर्ण की जो पाई है, हम बिना स्वर का जो ख होता है उसमें ये पाई नहीं लगाते। ख को हम इस रूप में लिखते हैं, आगे यह बिना स्वर का था और इसमें ये आ मिल गया, सख्या, सख्यागमन। ये था आपका सखी जमा आगमन शब्द का संधि रूप। अरे बच्चों, जब तक आपको अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, आपको नाना प्रकार के उदाहरण सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे। आप अपनी संतुष्टि के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जैसे प्रति जमा उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, नि जमा उन, न्यून। अगर मैं दोनों शब्दों का वर्ण विन्यास करूं तो देखिए, पर तय जमा ई निकाल दिया हमने बाहर, प्रति का ई, आगे है उत्तर। अब ई के बाद भिन्न स्वर होने पर उ, अब ई का क्या बन जाएगा, पर जमा ई का बन गया यह, जमा उत्तर। अब इनको जोड़ देना है हमने, यह में उ,
अब हम हिंदी में, आपको पता है हिंदी व्याकरण के अंदर तय यदि बिना स्वर के लिखनी हो तो इसकी भी हम ये पाई नहीं लगाते, पर यह में मिल गया उ, प्रत्युत्तर, ये हो गया प्रत्युत्तर। ठीक इसी प्रकार नी का देख लीजिए उदाहरण, नी जमा उन, कैसे बनाए न्यून, हमने न में से ई बाहर निकाल दी, न जमा ई, नी जमा उन। आपका संधि यण संधि का नियम कहता है यदि ई से परे भिन्न स्वर हो तो ई को यह है हमारा न जमा ई का जमा उन। अब देखिए न आधा है, इसके आगे कोई स्वर नहीं है, और हम हिंदी व्याकरण में आधे न को बिना पाई का इस तरह से लिखते हैं, एक इस तरह से न। और यह में यह भी बिना स्वर की थी, यह में उ मिल गया, ये हो गया न्यू। बस थोड़ा सा ध्यान एकाग्रचित करने की आवश्यकता है, मन को स्थिर करने की आवश्यकता है, आपको संधि आसानी से समझ में आ जाएगी। और वैसे भी संगम टीवी हिंदी व्याकरण के प्रत्येक पाठ का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण आपके लिए लेकर आता है। आशा है आपको समझ भी आ रहा होगा। मैं यण संधि के और भी कुछ उदाहरण आपको करवाऊंगा। बने रहिए संगम टीवी के साथ। चाप ले लेता हूं। देखिए सु जमा आगत, आप इसका वर्ण विन्यास कर लेते हैं। से जमा उ जमा आगत। अब देखिए से जमा उ, आपका संधि नियम कहता है उ वर्ण के बाद भिन्न स्वर होने पर, ये उ है, उ के बाद उ जैसा वर्ण नहीं है अर्थात भिन्न स्वर है, तो इस उ को वह बन जाता है और आगे आगत। फिर बच्चों हिंदी में हम बिना स्वर की से को भी पाई नहीं लगाते, इसको ऐसे लिखते हैं। आगे वह है हमारा, ये इस तरह का वर्ण बिना स्वर का, लेकिन ये हमारी हट जाएगी, इस वह में ये आ मिल जाएगा। स व आ की मात्रा स्वागत, सूजमा आगत स्वागत, सूजमा आगत स्वागत। और उदाहरण देख लीजिए, आपको समझाता रहूंगा। मुझे भी, यदि आप नियमित रूप से कार्य करते हैं तो मुझे भी पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है, और मुझे आप जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी चाहिए। यदि आप मेरी तरह से पूरा परिश्रम और मेहनत के साथ पढ़ते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं हिंदी में आपके नंबर अन्य विषयों से कम नहीं आएंगे। कुछ विद्यार्थी हिंदी विषय को आसान विषय समझकर इस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते या उतना ध्यान नहीं देते जितना अन्य विषयों पर ध्यान देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप हिंदी विषय पर भी अन्य विषयों की तरह ध्यान देंगे तो हिंदी विषय में भी आपके अंक अन्य विषयों से अवश्य ही ज्यादा आएंगे। अब अन्य उदाहरण देख लीजिए। अनु जमा आय, अन जमा उ जमा आय। उ से परे भिन्न स्वर आने पर उ को व, अन जमा व जमा आय। अब आधी न हम ऐसे लिखते हैं, बिना स्वर की न ऐसे लिखते हैं। अन व में ए मिल गई, पूरी हो गई ये अन वय। ये था अनु जमा आय
अन्वय। और उदाहरण देखिए, वधु, बड़ा के उदाहरण देख लेते हैं। वधु जमा आगमन, वध जमा उ जमा आगमन। स्वर न होने से ध को हम हलंत के साथ लिख रहे हैं। अब अपना संधि नियम यहां लागू कर दीजिए। उ वर्ण के बाद यदि भिन्न स्वर आ जाए तो उ को आ आने पर उ को व जमा आगमन। जरा सा भी पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है, बस बने रहिए संगम टीवी के साथ, समझते रहिए अपने हिंदी व्याकरण के पाठों को। अब हिंदी में हम हिंदी व्याकरण के अनुसार हम आधी ध अर्थात स्वर के बिना जो ध होती है वो ऐसे लिखते हैं। इसमें भी खड़ी पाई जो होती है वो नहीं लगाते। वध वा, वध वागमन, वह में आ मिल गया, वध वागमन, वध वागमन। ये था आपका वधु जमा आगमन, वध वागमन। अब री के कुछ उदाहरण देख लीजिए। यदि री के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो री को रे कैसे हो जाता है? पितरी जमा आज्ञा। अब इसका वर्ण विन्यास आपको करना पड़ेगा। ज्यादा समझने के लिए आपको वर्ण विन्यास अवश्य करना पड़ेगा। इस पितरी तय के पहले री लगा हुआ है। यदि हम इस तय में से री बाहर निकाल देंगे तो पित जमा री और जमा आज्ञा। प्यारे बच्चों, पित जमा री से परे आपकी अनुसंधि कहती है यदि री से परे भिन्न स्वर हो, री के अलावा री को छोड़कर कोई अन्य वर्ण हो और अन्य वर्ण है आ, तो री को रे हो जाता है, जमा आज्ञा। अब ये बन गया तय जमा रे, तय जमा रे जमा आ। हमारे पास एक संयुक्त वर्ण है तय जमा रे जमा आ, वो होता है त्रा या त्रै। जैसे आपके संयुक्त अक्षर हैं तीन क्या हिंदी व्याकरण में जो प्रयोग होते हैं मुख्य रूप से संयुक्त अक्षर वो हैं स, त्रै, जै और दे भी उतना ही प्रयोग होने लगा है आजकल जितने अन्य संयुक्त अक्षर। अब ये या तो आप ऐसे लिख लीजिए, पहले पित रे में आगे आ, पित्राज्ञा। लेकिन हमारे पास तय जमा रे जमा ए त्रै और पित के बाद तय जमा रे जमा आ त्रा, ये हो गया पित्राज्ञा। ये था आपका री जमा आज्ञा। री के बाद भिन्न स्वर आने पर कैसे री रे में बदल जाती है, इसका एक और अंतिम उदाहरण कर लेते हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से यण संधि का जो भेद है वो समझ में आ जाए। इसी प्रकार मातृ जमा आदेश। अब फिर हम यहां वर्ण विन्यास करके देख लेंगे। मात जमा री, इस मात्री में से मैंने री को बाहर निकाल दिया और आगे आदेश। आपका यण संधि का जो नियम है वो कहता है यदि री के आगे या री के बाद री को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो री को रे हो जाता है। तो हम करेंगे मात जमा
री को रे जमा आदेश। अब देखिए इसको, वही आ गया तय जमा रे जमा आ, ये संयुक्त अक्षर बन गया त्रा। अब हम करेंगे उसी की तरह से, मात रे में आ मिल गया, रा ज्ञा, मात्रा ज्ञा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास संयुक्त वर्ण है, संयुक्त अक्षर है, जिसको हम कहते हैं त्रय। और त्रय में आ की मात्रा लगने से त्रा, ये हो गया। इसका शुद्ध रूप अगर आप लिखेंगे तो मात्रा ज्ञा, सॉरी मैं आदेश था, ये आदेश देखिए, मात्रादेश, ये हो गया मात्रादेश। मात्री जमा आदेश, मात्रादेश, ये हो गया मात्रादेश। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। बस आवश्यकता है आप अपने विषय को ध्यान से पढ़ें, अभ्यास करें, नियमित रूप से संगम टीवी के साथ जुड़े रहें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको क्लासरूम जैसा महसूस होगा, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि इतनी अच्छी प्रकार से पढ़ाने के बावजूद भी आपके मन में कोई शंका या कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर अपना प्रश्न अवश्य पूछिए। संगम टीवी का प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्न का सही उत्तर दिया जाए। प्यारे बच्चों, यदि आज का पाठ आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आप संगम टीवी के साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप संगम टीवी को अवश्य ही सब्सक्राइब भी कर लें। प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण जैसे ही YouTube पर अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप बेल आइकन को अवश्य दबाएं और संगम टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कराएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान वो धन है जो कोई चुरा नहीं सकता। यदि आप इसको नहीं बांटोगे तो यह आप तक भी सीमित होकर रह जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योगा करें। आपका दिन मंगलमय हो।